द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए आज का अपना प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे। जिस प्रकार आप परीक्षा कक्ष में बैठकर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करना है। और एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशंस भी है हमारे साथ कि हम लोग सिर्फ प्रश्नों को ही पढ़ेंगे, विकल्प आपको पढ़ना है। विकल्प पढ़ने के बाद 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर बताने की कोशिश करना है। तो इसी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किस में कितना है दम। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था, यानी कि किसने लिखा था, ये आपको बताना है। ये 4 विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। जल्दबाजी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर निशान मत लगाइएगा, आपका गलत हो जाएगा। जो भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है। रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज कोयला खान स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए और सही आंसर बताइए, तुक्का मत लगाइए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा, भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हुए हैं। चौथे नंबर पर चलते हैं, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया था, यही आपको बताना है। आसान प्रश्न है सभी के लिए, इसका आंसर पता होना चाहिए। तो चौथे प्रश्न में जो आपका विकल्प बी है बिल्कुल सही रहेगा, वैशाली। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो जो सूफीवाद के सिलसिले थे, यानी कि मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, तो उसमें संगीत के विरुद्ध कौन था, ये आपको बताना है। तो 5वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, नक्शबंदिया। नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध थे। आगे बढ़ते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न पर। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। तो 500 बीघा जमीन अकबर ने किसे दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए भी बिल्कुल सही रहेगा, रामदास। गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया गया था। 7वें नंबर पर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और बताइए भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो ये जो तीनों विकल्प लिखे हैं बिल्कुल गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो 8वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका फिर से सही रहेगा, कानपुर में इसकी स्थापना किया गया था। 9वें नंबर पर चलते हैं, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो ये आपके 4 नाम दिए गए हैं, इन चारों नामों में आपको बताना है कि चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो उसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अनुग्रह नारायण। तो अनुग्रह नारायण इस समिति के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। तो महान प्रहरी किसने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को। 10वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, महात्मा गांधी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सभी लोगों को याद होना चाहिए। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, बी एन राव। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे ये आपको बताना है, और सबको इसका आंसर पता है, विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। टोटल 7 सदस्य थे। 13 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया था। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसे कब संशोधित किया गया था ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका जो विकल्प सी है बिल्कुल आपका सही रहेगा। 42वें संविधान संशोधन में ये संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो जो एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसे संविधान में बाद में जोड़ा गया है वही आपको बताना है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसे बाद में जोड़ा गया था। तो 14 प्रश्न के लिए विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। मुफ्त कानूनी सलाह को बाद में जोड़ा गया था। 15वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है ये आपको बताना है। तो 15वें नंबर के लिए विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत का राष्ट्रपति यह बैठक बुलाता है। 16वें नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? यानी कि 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा चुनाव है जो निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है? तो 16वें नंबर में ये विकल्प डी जो है, स्थानीय निकाय के चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराए जाते हैं, ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। 17 नंबर पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र आपको बताना है। 17 नंबर में जम्मू कश्मीर, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर पर चलते हैं, और 18वें नंबर में लिखा है संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ होता है? संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ होता है? संविधानेतर मतलब संविधान के इतर। तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? ध्यान से प्रश्नों को देखिए। तो इसमें जो आपका विकल्प सी है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है वही संविधानेतर अधिकार कहलाता है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 19 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो भारत में किस तट से औसत समुद्र तल मापा जाता है ये आपको बताना है। तो 19वें प्रश्न में विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है यही आपको बताना है, किस पर्वत से निकलती है? विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, बंदरपूछ की पहाड़ियों से यमुना नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट का समय दीजिए, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। चलिए 21 नंबर है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? अब चित्रकूट नाम है, विकल्प ए चित्रकूट पर निशान मत लगाइएगा। 21 नंबर के प्रश्न में बस्तर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 22वें नंबर पर चलते हैं। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्रों में शुरू किया गया था। तो 1818 में जो पहला सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया था वो कहाँ पर लगाया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए पश्चिमी बंगाल में फोर्ट ग्वाल्टर। तो फोर्ट ग्लास्टर में ये सूती वस्त्र कारखाना 1818 में पहली बार लगाया गया था। आगे एक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर दिया जाता है, उसके बाद इसका जल में भार क्या होगा? तो कहने का मतलब क्या है कि एक भारहीन गुब्बारा लीजिए, उसमें 200 ग्राम जल भर दीजिए, और जल भरने के बाद उस गुब्बारे को किसी पानी में डुबोइए। तो उस कंडीशन में उस गुब्बारे में जो जल के अंदर भार क्या होगा? तो जो गुब्बारा है जब हम पानी में डुबोएंगे तो उसका भार क्या होगा ये आपको बताना है।
गुब्बारा लेना है, पहले उसमें 200 ग्राम पानी भरना है, पानी भरने के बाद उसको पैक कर देना है, पैक करने के बाद फिर उसे पानी में डुबोना है। पानी में डुबोएंगे जब, तो उसका उस पूरे गुब्बारे का जल में भार क्या होगा ये आपको बताना है। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, उसका भार शून्य होगा क्योंकि गुब्बारे का कोई भार नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आधारित युक्ति है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित कौन सी युक्ति है ये आपको बताना है। तो 24 नंबर के प्रश्न पे विकल्प सी डायनेमो बिल्कुल सही रहेगा, ये जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। भारी जल को कहा जाता है, यानी भारी जल का आपको फार्मूला बताना है कि भारी जल का फार्मूला क्या होता है। तो 25 नंबर में ये जो विकल्प आपका सी लिखा हुआ है D2O, ये आप ऐसे पढ़िएगा D2O, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, ये भारी जल का फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ मतलब सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिखा है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, दंतवल्क। तो ये शुद्ध हिंदी लिखा है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे दांतों में एनामेल होता है वो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। तो एनामेल को ही यहाँ पर हिंदी में दंतवल्क लिखा है। आगे बढ़ते हैं अपने 27 नंबर के प्रश्न पर। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी हो तो कौन सी बीमारी होगी ये आपको बताना है। तो 27 नंबर के प्रश्न में विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, रक्त क्षीणता। ठीक है, 28 नंबर पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी। तो 28वें नंबर के लिए विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, 2003 में। कहाँ पर, चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया ये आपको बताना है। 29वें प्रश्न में, ब्राज़ील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 30वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। तो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक तत्व कौन सा है ये 30 नंबर में आपको बताना है। तो अगर आपके प्रश्न में माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो माइनस मार्किंग नहीं है, ऐसी कंडीशन में अगर किसी विकल्प में उपयुक्त सभी आपको दिख जाएं तो उस पर आप टिक लगा सकते हैं। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो विकल्प बी उपयुक्त सभी पर आप टिक लगा दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काम तभी करना है जब प्रश्न में माइनस मार्किंग ना हो। आगे बढ़ते हैं अपने 31 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। अब अगर आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो अभी भी बताया है, जब आंसर ना पता हो और विकल्प डी में लिखा हो उपयुक्त सभी तो उस पर निशान लगा देना चाहिए। ऐसा कब करना चाहिए, जब आपके परीक्षा में माइनस मार्किंग ना हो रही हो। तो स्वाभाविक सी बात है, शिक्षक भर्ती माइनस मार्किंग नहीं है, आप विकल्प डी को लगाइएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। 32 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, इसको आप पढ़िए और आंसर दीजिए और हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो आपको बताना है किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्चतम है। तो भैया इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको रटा हुआ है कि जो बिहार हमारा राज्य है उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है ये भी हमें पता है, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। 34 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए, यानी कि इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। एक तरफ शहर के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ वो शहर क्यों प्रसिद्ध हैं उसका कारण लिखा गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो भैया जो 34 नंबर का विकल्प डी लिखा है आगरा, आगरा पेठे के लिए प्रसिद्ध है, चाकू और कैंची के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो यही हमारा गलत है। जो गलत है वही हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पर। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी।
तो आमदनी पर कर किसने लगाया था, ये आपको बताना है। तो 35 प्रश्न में विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, जेम्स विल्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? 36 नंबर में बताइए कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? विकल्प बी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। 37 नंबर पर चलते हैं। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सिंगरौली लघु जल परियोजना कहाँ पर है? तो आप किस परीक्षा के पेपर दे रहे हैं? इसमें परीक्षा हो रही है उसका पेपर दे रहे हैं, तो इस प्रकार विकल्प डी आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी छोटी छोटी बातें कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 28वें प्रश्न में विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 39 नंबर पर चलते हैं। तो 39 नंबर में लिखा है 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो आसियान में भारत के अगले राजदूत कौन हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा, जयंत एन खोबरागड़े। ये जो है भारत के अगले राजदूत हैं। जयंत साहब भारत के अगले राजदूत हैं। कहाँ पर है? आसियान में है। 40 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में एशिया सहयोग की वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई थी, और ये कब आयोजित किया गया ये आपको बताना है। किसकी बैठक थी? एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं बैठक थी। इसका आयोजन वर्चुअल प्रारूप में कब किया गया था? तो 40वें प्रश्न में जो विकल्प पहला है 21 जनवरी 2021 को इसका आयोजन किया गया था। 41 नंबर पे चलते हैं। ये आपके जो प्रश्न चल रहे हैं ये करंट अफेयर के प्रश्न चल रहे हैं। भारत में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIA और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया था? तो कोलैब कैड सॉफ्टवेयर जो था वो कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है, और इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जनवरी 2021 को यह लॉन्च किया गया था। अब आगे एक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस पुस्तक है, उसका नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो भैया इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, चांदमल कुमावत। तो चांदमल कुमावत मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 ये जो पुस्तक है इसके राइटर हैं। चलिए अपने 43 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिसोर्ट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 कथन दिए गए हैं जो कि चाइना ने एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया था, उसके बारे में लिखा गया है। इन तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर आगे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ये जो कि नीचे दिया गया है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप इसी को ही देखिए। यहाँ पर जो पहला कथन है, दूसरा कथन है, तीसरा कथन है, ये तीनों कथन हमारे सही हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी हमारा सही रहेगा। इसको 1 मिनट का समय दीजिए सेट करने के लिए। हाँ, यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है। उपयुक्त सभी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। 1, 2, 3 तीनों कथन हमारे सही हैं। तो ये किस में दिया गया है? विकल्प डी में दिया गया है। तो ऊपर के तीनों कथन हमारे सही थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके किसके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो रीजनिंग के प्रश्नों की हम लोग एक जो आपके 7-8 प्रश्न होते हैं इसके एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें डिटेल सारे प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से समझाया जाता है। तो इसकी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न। 49 नंबर तक आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, और 50वें नंबर के प्रश्न पर जो कि आज का अपना आखिरी प्रश्न है। तो भैया 50 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है कि 15 जनवरी 2021 को किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन के नए महानिदेशक कौन हैं? विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, नागोजी ओकोजी इबियाला।
तो ईबी एला जो हैं नागोजी, यही आपके क्या हैं विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं 15 फरवरी को। तो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो आपके सामान्य ज्ञान के टोटल 50 प्रश्न थे, इसमें रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़कर हमने टोटल सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसमें आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई आपके मित्र भी जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।